नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण और मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी की मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंहराज अधाना ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने विजेता पैरालंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी। कार्बी आंगलॉन्ग समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। असम सरकार 5 वर्ष में कार्बी क्षेत्र के विकास पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 से अधिक गुटों के करीब 1000 सदस्य हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए। देश में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.43% हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश के शिक्षकों को बधाई दी। रेलवे 7 सितंबर को गणेश उत्सव के लिए उपनगरीय दादर स्टेशन से कोंकण क्षेत्र के लिए मोदी ट्रेन नाम से एक विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने स्वर्ण और मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंहराज अधाना ने रजत पदक जीता। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज का दिन पदकों की सौगात लेकर आया। भारत ने आज 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत ने आज के दिन की स्वर्णिम शुरुआत करते हुए पहले निशानेबाजी में, फिर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। निशानेबाजी के मिक्स 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक देश के नाम किया, जबकि इसी स्पर्धा का रजत पदक सिंहराज अधाना ने जीता। अधाना का इन खेलों में ये दूसरा पदक है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में ब्रिटेन के डेंडर बेठेल को हराकर पदक देश के नाम किया। बैडमिंटन में ही पुरुष सिंगल्स में मनोज सरकार ने जापान के दाइसुक फुजिहारा को हराकर कांस्य पदक जीता। कल पैरालंपिक के अंतिम दिन सुहास यथिराज और कृष्ण नागर अपनी अपनी स्पर्धा के स्वर्ण और तरुण कांस्य पदक के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। भारत अब तक 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 17 पदक के साथ 26वें स्थान पर है। चीन 93 स्वर्ण के साथ पहले, ब्रिटेन 41 स्वर्ण के साथ दूसरे और अमेरिका 36 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रमोद भगत, मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना और मनोज सरकार को पदक जीतने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी राष्ट्र का सम्मान बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने दोनों खिलाड़ियों के भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत पर पदकों की वर्षा हो रही है।
ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि कार्बी आंगलोंग समझौता कार्बी क्षेत्र और असम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये दिन असम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और उनके पुनर्वसन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध। जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। जहां तक कार्बी आंगलोंग का सवाल है, असम सरकार 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपया एक क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि समझौते में किए गए सभी वायदों को पूरा करना नरेंद्र मोदी सरकार की नीति रही है। उन्होंने कहा कि चाहे बोडोलैंड समझौता हो, ब्रू समझौता हो या NLFT समझौता हो, सरकार ने 80% से अधिक शर्तों को पूरा किया है। श्री शाह ने असम के मुख्यमंत्री और 5 गुटों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार समझौते की सभी शर्तों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दशकों पुरानी समस्या को हल करने और असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में बहुत लंबे समय के बाद शांति के युग की शुरुआत हो रही। असम में शांति हो, आंदोलन न हो, उग्रवाद न हो, हथियार न चले, गोली न चले और असम की पूरी आबादी, चाहे पहाड़ पर रहने वाली जनजाति हो, मैदान में रहने वाली जनजाति हो, शहर में रहने वाले लोग हो या गांव में रहने वाले लोग, सभी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास हुआ है 7 साल में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि ये समझौता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। ये एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है जहां में हिल्स ट्राइब को भी एक रिजर्वेशन का मार्ग ये अकॉर्ड से खोलेगा। प्लेन्स में जो कार्बी लोग बसता था, ये लोग ना शेड्यूल ट्राइब हिल्स था, शेड्यूल ट्राइब प्लेन्स था। ये लोगों का एकदम इकोनॉमिकली वो लोग डिप्राइव था। ये अकॉर्ड से उनको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो बहुत पहले मिलना चाहिए था, उनका रास्ता भी खुलेगा। असम का दोनों ट्राइबल भाई कार्बी, बोडो, सारे लोग आज खुश है। मूल धारा में वो लोग लौट के आया और एक साथ मिल के आज असम को सब लोग प्रगति का ओर लेके जाएगा। केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से क्षेत्र में और राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। ये कोई मामूली अवसर नहीं है, ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अशांति जब होता है तो दिल में कितना दर्द पैदा होता है, एक समाज को कितना भुगतना पड़ता है, ये उन लोगों को मालूम होता है जो अशांति के बीच में रहना पड़ता है। और आज उस अशांति को आपने स्थायी रूप से निकाल के शांति व्यवस्था लागू करने में आप इतना महत्वपूर्ण कदम उठाए जो इंसानियत का भूमिका पालन किया है। ये समझौता असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता, कार्बी लोगों की पहचान, भाषा और संस्कृति की रक्षा तथा परिषद क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगा। इससे पहले नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के स्थापना दिवस समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। श्री शाह ने कहा कि ब्यूरो को उभरती चुनौतियों के अनुसार अपने कार्यशैली में सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में चुनौती आज हमारे सामने आई है, मुझे लगता है सीएपीएफ का आधुनिकीकरण, सीएपीएफ का ट्रेनिंग, उसका संचालन और ऑपरेशन स्किल बढ़ाने के लिए बीपीआरएनडी ने काम करना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि ब्यूरो को सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहयोग करना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। अब तक देश में 67 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 36,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.43% है। अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोगों से त्योहारों के दौरान कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में डॉक्टर पवार ने कहा कि कई राज्यों में हालांकि कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से लापरवाही न बरतने और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने का भी आग्रह किया। डॉक्टर पवार ने उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथ धोने तथा मास्क पहनने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक देने का कार्य जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने 60 से अधिक आयु वर्ग पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोविन पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार मुंबई कोविड के खिलाफ 1 करोड़ टीकाकरण पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि शुक्रवार तक कुल 1 करोड़ 60 लाख 411 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 78% वयस्क लोगों को टीके की एक खुराक दी गई है। मुंबई में लगभग 97% वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम एक खुराक दी गई है, जबकि 45 से 59 आयु के वर्ग के 79% लोगों को एक टीका दिया गया है। महानगरों में भी मुंबई 1 करोड़ टीकाकरण के मामले में दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है। मुंबई नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि वहां अब तक 48,07,945 कोविशील्ड वैक्सीन दे चुका है। वहीं कोवैक्सीन के 8,06,179 और स्पुतनिक के 30,632 टीके दिए जा चुके हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कोविड महामारी कई परिवारों के लिए आर्थिक चुनौतियां लेकर आई है। कई परिवारों में एकमात्र कमाने वाले सदस्य की नौकरी चली गई। कुछ परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर मजदूरी करने के लिए चुना। कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण सावे ने आकाशवाणी को बताया कि कॉलेज ने छात्रों को गोद लेने की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से करीब 200 छात्रों को फायदा हुआ है। पिछले साल कोरोना की वजह से बहुत सारे पालकों का रोजगार छिन गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे बच्चे FY, SY, TY में एडमिशन नहीं ले सके। इसलिए कॉलेज ने हमारे अध्यक्ष एडवोकेट GD तिवारी साहब के प्रेरणा से स्टूडेंट एडॉप्शन स्कीम, विद्यार्थी सहायता योजना ऐसा एक स्कीम चालू किया। इस स्कीम के अंडर हमने बहुत सारे विद्यार्थियों की फी पेड की। उनकी पूरी जिम्मेदारी, उनकी नोटबुक से लेके उनकी फी तक, उनके पाठ्य पुस्तक को लेके उनके एग्जाम तक सारी जिम्मेदारी कॉलेज ने ली। इस योजना में हमारे सब प्रोफेसरों ने और नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया, ताकि यही हेतु है कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षण से वंचित ना रहे। और ये संदेश हम आगे जाके दूसरी संस्थाओं को भी देना चाहते हैं कि वैसा ही प्रयास बाकी की संस्था ने भी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4 माह से अधिक समय के बाद अल्पावधि विमानन एयर बबल सेवा फिर से शुरू हो रही है।
कोविड महामारी के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने आज ढाका में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट। दोनों देशों के बीच एयर बबल सेवा चालू होने की घोषणा सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ बांग्लादेश ने आज ढाका में की। यह समझौता सामान्य व्यावसायिक सेवाओं के चालू होने तक लागू रहेगा। इस समझौते के तहत कल विमान बांग्लादेश का एक जहाज ढाका से कोलकाता के लिए रवाना होगा। यह सप्ताह में 2 बार कोलकाता ढाका के बीच उड़ान भरेगा। विमान बांग्लादेश हर सप्ताह 2 उड़ानें ढाका कोलकाता के लिए और 2 ढाका नई दिल्ली के बीच चलाएगा। इसके अलावा यूएस बांग्ला ने भी कल से अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। यह ढाका से चेन्नई के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें चलाएगा। भारत से एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई से ढाका के लिए उड़ानें शुरू कर रहा है। एयर बबल समझौते के तहत भारत से बांग्लादेश आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर घरेलू क्वारंटीन में रहना होगा, भले ही उन्होंने कोरोना का टीका लिया हो या नहीं। इसके अलावा कोरोना ग्रस्त नहीं होने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा। बांग्लादेश से भारत आने के लिए टूरिस्ट वीजाधारी लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण और मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी के मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंहराज अदाना ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने विजेता पैरालंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी। कार्बी आंगलोंग समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। असम सरकार 5 वर्ष में कार्बी क्षेत्र के विकास पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 से अधिक गुटों के करीब 1000 सदस्य हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए। देश में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.43% हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश के शिक्षकों को बधाई दी। रेलवे 7 सितंबर को गणेश उत्सव के लिए उपनगरीय दादर स्टेशन से कोंकण क्षेत्र के लिए मोदी ट्रेन नाम से एक विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक दिवस एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस एक ऐसा अवसर है जब हम उन सभी शिक्षकों की समर्पित सेवाओं का सम्मान करते हैं जो हमारे बच्चों के बौद्धिक और नैतिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 3 दिन के दौरे पर गोवा जाएंगे। सोमवार को श्री कोविंद टैबोलिम में आईएनएस हंस पर आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करेंगे। रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे ने कहा है कि गणेश उत्सव के लिए 7 सितंबर को उपनगरीय दादर स्टेशन से कोंकण क्षेत्र के लिए एक विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। इस रेलगाड़ी का नाम मोदी ट्रेन रखा गया है। महाराष्ट्र के जालना जिले में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री दानवे ने कहा कि गणेश उत्सव को देखते हुए कोंकण रेलवे के लिए 150 ट्रेनें शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे गणेश उत्सव पर मुंबई वासियों की सुविधा के लिए कोंकण क्षेत्र तक 8 विशेष वातानुकूलित ट्रेन चलाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज जम्मू संभाग के डोडा जिले में भद्रवाह कस्बे से 3 दिवसीय पवित्र कैलाश यात्रा शुरू हुई। तीर्थयात्रियों को कोविड सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहा गया है। पवित्र कैलाश यात्रा की छड़ी मुबारक भद्रवाह से प्राचीन वासुकी नाग मंदिर से कैलाश कुंड के लिए रवाना हुई। प्रशासन ने यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
सेना ने भी यात्रा मार्ग के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की। भारतीय राजनीति के इस पुरोधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे 2 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था। आइए सुनते हैं भारत में कराधान के मुद्दे पर दिए गए इस भाषण के प्रतिपादित अंश। Never has there been a single farthing spent out of the British Exchequer, either for the acquirement of India or for the maintenance of it, or administration, or in any manner connected with India, whilst at the same time hundreds of millions of the wealth of India have been constantly poured into this country. Whether any country in the world could stand such drain as India is subjected to is utterly out of the question. If England itself, with all its wealth, was subjected to such a drain as India is subjected to, it would be reduced to extreme poverty before long. दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित शाही आयोग का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता था। दादा भाई की ही प्रेरणा से बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी पर भी उनका असर रहा। आज महान स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध विद्वान भूपेंद्र नाथ दत्त की भी जयंती है। इनका जन्म 4 सितंबर 1880 को कलकत्ता में हुआ था। भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। युवावस्था में दत्त ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए बंगाल रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। 1906 में वे बांग्ला पत्रिका जुगांतर के संपादक बने, जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी पार्टी का मुखपत्र था। 1907 में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1908 में जेल से रिहाई के कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र नाथ को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। वहां जाकर दत्त भारतीय स्वाधीनता के लिए काम कर रही गदर पार्टी में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1916 में वे बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के सचिव बने। 1921 में भूपेंद्र नाथ दत्त मॉस्को चले गए और उसके बाद भारत लौट आए। भूपेंद्र नाथ ने कामकाजी वर्ग को उचित सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। वे लेखक भी थे। भारतीय संस्कृति और समाज पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपने बड़े भाई पर स्वामी विवेकानंद पैट्रियट प्रोफेट पुस्तक भी लिखी।
हम स्वाधीनता सेनानी और हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को भी याद कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। जब लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई तो उन्होंने ब्रिटिश राज समाप्त होने तक चैन से न बैठने की कसम खाई। 1915 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मुलाकात के बाद वे अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसे महात्मा हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू की है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी का सहयोगी है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच ओवल में खेला जा रहा है। तीसरे दिन चाय काल तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड ने 290 रन की पारी खेली थी। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। इस समय रोहित शर्मा 103 और चेतेश्वर पुजारा 48 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले केएल राहुल 46 रन बनाकर आउट हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण और मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी की मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंहराज अधाना ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने विजेता पैरालंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी। कार्बी आंगलोंग समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। असम सरकार 5 वर्ष में कार्बी क्षेत्र के विकास पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 5 से अधिक गुटों के करीब 1000 सदस्य हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए। देश में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.43% हुई। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश के शिक्षकों को बधाई दी। रेलवे 7 सितंबर को गणेशोत्सव के लिए उपनगरीय दादर स्टेशन से कोंकण क्षेत्र के लिए मोदी ट्रेन नाम से एक विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।